बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई 30 मई को होगी अधिसूचना जारी। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 30 मई को अधिसूचना जारी होगी। 30 मई से नामांकन फॉर्म मिलेंगे। 3 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। 6 जून तक नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे। तो बता दें आपको, पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 30 मई को अधिसूचना जारी होगी। 3 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। 7 जून को नामांकन फॉर्म की जांच होगी। 10 जून तक नाम वापसी की जा सकेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई 3 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। 30 मई को अधिसूचना जारी होगी। देखिए, काफी लंबे समय से जो है पंचायत चुनाव को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि तारीखें आखिर क्या होंगी, कौन सी वो तारीख होगी जब पंचायत चुनाव का ऐलान हो जाएगा। पहले तो काफी दिनों से पैच फंसा हुआ था ओबीसी आरक्षण के बाद, और फिर नगरीय निकाय को लेकर भी हमने देखा किस तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रणाली, ये तमाम चीजें इस दौरान सामने आती रहीं। लेकिन अब पंचायत चुनाव को लेकर कम से कम स्थिति साफ है। अधिसूचना जारी होगी, तारीखों का ऐलान हो गया है। 30 मई से नामांकन फॉर्म मिलेंगे। तो बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं आपको। पंचायत चुनाव को लेकर ये बड़ी अपडेट अनादि टीवी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। 3 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। 6 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। 7 जून को नामांकन फॉर्म की जांच होगी और 10 जून तक नाम वापसी की जा सकेगी। तो तारीखें सामने आ गई हैं पंचायत चुनाव को लेकर। 30 मई को अधिसूचना जारी होगी। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 3 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, और इसी को लेकर और भी विस्तार से हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इन तारीखों के साथ साथ और भी मध्य प्रदेश की तारीखों के माध्यम से परिस्थितियों को भी, क्योंकि इलेक्शन की तारीखें इसलिए भी इतने जल्दी से सामने आ गई हैं क्योंकि नाम अधिसूचना की, नामांकन फॉर्म की, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर बार बार ये भी कहा जा रहा था क्योंकि बारिश का समय है, कई बार बाढ़ की स्थिति बनती है, तो हो सकता है जल्दी ही चुनाव करा लिए जाए। तो देखिए, तारीखें भी अब सामने आ गई हैं। 30 मई से नामांकन फॉर्म मिलेंगे। 3 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। 6 जून तक नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे। 7 जून को नामांकन फॉर्म की जांच होगी। 10 जून तक नाम वापसी की बातें सामने आ रही हैं। और चलिए, इस जानकारी को हम और भी विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तारीखों को किस तरह से देखा जाए, और वर्तमान में क्योंकि बहुत लेट पे हो रहे हैं पंचायत चुनाव, काफी समय से कयास लगाए जा रहे थे, और भी डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मनोज जी, कैसे देखते हैं इन तारीखों को, और वर्तमान में मध्य प्रदेश में क्योंकि बहुत समय से इन पंचायत चुनाव को लेकर भी अटकलें थी, कई सारे एफ एंड बट्स थे, अब तारीखें कम से कम अधिसूचना को लेकर सामने आ गई हैं। जून नहीं, मई में ही ये तारीखें सामने आ गई हैं। साल 2019 की शुरुआत तक ये चुनाव हो जाने थे ज़्यादातर स्थानों पर, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनी तो इन चुनावों को टाला गया। पंचायती चुनाव अधिनियम ये कहता है कि आप इन चुनावों को 6 महीने से ज़्यादा नहीं टाल सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि लगभग 15 महीने के जो कांग्रेस के कार्यकाल में उन्होंने कई बार इसमें जोड़ तोड़ की कोशिश की। पहले कहा गया कि भोपाल को 2 नगर निगमों में बांट जाए, कि एक कोलार का हिस्सा कर दिया जाएगा, एक बाकी भोपाल का। फिर ये हुआ कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर और परिषद अध्यक्षों का चुनाव होगा, यानी कि सीधे पार्षदों से जो व्यक्ति पार्षद चुना जाएगा उनमें से किसी एक को वो महापौर या परिषद अध्यक्ष बनाएंगे। ये परंपरा हमने साल 99 तक देखी थी, जब आखिरी महापौर उमाशंकर गुप्ता इसी से चुने गए थे। इसको लेके बीजेपी ने विरोध किया था। इसके बाद सरकार चली गई, कोरोना काल रहा। सरकार की फिर मंशा रही थी कि लगातार चुनाव टलता रहे, और जब चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हुई तो आरक्षण को लेकर सवाल उठे, और कांग्रेस नेता सैयद जाफर, जया ठाकुर और एक अन्य वो हाईकोर्ट गए जबलपुर, और कहा कि आरक्षण के नियम को दरकिनार रखा गया है इसमें। और उसमें पेंच इसलिए आया क्योंकि कमलनाथ सरकार ने जाते जाते ऐलान कर दिया था कि पंचायत चुनाव में 14 की जगह 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में 52% आबादी ओबीसी वर्ग की। हालांकि बाद में जब बीजेपी ने ओबीसी आयोग का गठन किया तब ये जानकारी आई कि मध्य प्रदेश में 48% ओबीसी है।
लेकिन इस मामले को जब हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, क्योंकि किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। ऐसा ही मामला महाराष्ट्र का था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। हाई कोर्ट के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनरों को फिर से कहा कि आप हाई कोर्ट में जाइए। इसके बाद मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट गया और एक स्थिति ये आई कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया। इसके बाद बीजेपी की मध्य प्रदेश सरकार ने रिव्यू पिटिशन लगाई। इसके बाद ये हुआ कि 14% ओबीसी आरक्षण के संग मतदान कराया जा सकता है, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये शर्त रखी कि इस निर्देश के 2 सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी कर दी जाए। तो चुनाव आयोग के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। और दूसरा, जैसा आपने भी जिक्र किया, क्योंकि मध्य प्रदेश में मानसून आमतौर भोपाल की अगर हम बात करें तो 13 से 17 जून के आसपास आ जाता है और बाकी के हिस्सों में जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ता तक मानसून पहुंच जाता है। चूँकि यह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ज़्यादातर ग्रामीण इलाका कवर होना है, तो कई इलाके, हालांकि अब तो कई जगह सड़कें बन गई, लेकिन फिर भी एक बड़ा इलाका ऐसा है जहां बाढ़ की आशंका रहती है, या पानी ज़्यादा गिरने की स्थिति में मतदान कर्मी नहीं पहुंचने की स्थिति रहती है, या जो मतदान केंद्र बनाए जाते हैं वहां पानी भरने की आशंका रहती है। तो यही कारण है कि चुनाव आयोग ने आनंद फानंद में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और तारीखों का ऐलान कर दिया। हालांकि ये सुबह से संकेत इसके मिलने लगे थे, क्योंकि जिस प्रकार मुख्यमंत्री ने आज सुबह घोषणा की थी ग्राम पंचायतों को लेकर कि जिन पंचायतों में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं निर्विरोध निर्वाचित होगी उन पंचायतों को 5 लाख का इनाम मिला जाएगा। 3 कैटेगरी में इनाम की बात की गई थी, उसके लिए अलग अलग उन्होंने मापदंड रखे गए थे। इसके पहले भी उन्होंने देखा हमने कि लगातार मुख्यमंत्री सुबह 6 बजे 6:30 बजे जो समीक्षा बैठकें कर रहे थे, वो ज़्यादातर उन क्षेत्रों के कलेक्टर, एसपी, प्रभारी मंत्री भी कर रहे थे जिनमें ज़्यादा ग्रामीण इलाका आता है, या जहाँ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना, या जहाँ नगर पालिका नहीं है। तो उससे संकेत मिलने लगे थे कि जल्दी से जल्दी ये चुनाव का ऐलान हो सकता है। लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि संभवतः 30 या 31 मई को ऐलान होगा, क्योंकि 2 दिन राष्ट्रपति आज भोपाल आ जाएंगे। 2 बड़े कार्यक्रम है उनके, कल लाल परेड मैदान में, मिंटो हॉल में, इसके बाद उनका उज्जैन जाने का कार्यक्रम है। तो माना ये जा रहा था कि इन 2 बड़े कार्यक्रमों के बाद शायद तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन आज जब सुबह खबर आई कि 11:30 बजे चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तब एक तस्वीर साफ हो गई थी कि चुनाव आयुक्त इसमें क्या घोषणा करने वाले हैं। हालांकि पहले भी हमने देखा था कि चुनावों की घोषणा हुई थी, पहले चरण के मतदानों की गिनती, फार्म जमा होने लग गए थे, नामांकन वापसी का आखिरी दिन आ गया था, लेकिन मामला जब कोर्ट चला गया था तो इन पर रोक लगा दी गई थी। बिल्कुल मनोज जी, यानी ये भी कहा जा सकता है कि निकाय चुनाव भी, क्योंकि यही कहा जा रहा था आगे पीछे ही होंगे और पंचायत चुनाव के बाद निकाय चुनाव हो सकते हैं, तो जल्द ही अब ये भी हो सकता है कि निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि निकाय चुनाव 16 जगह होना है और शहरी क्षेत्र ज़्यादातर, इसलिए वहाँ ये दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में परेशानियाँ हैं। और बीजेपी के संग बड़ी चुनौती है कि पिछली बार 16 के 16 महापौर बीजेपी के जीते थे। बीजेपी में इसको लेके 2 मत थे कि पहली जब जो कमलनाथ ने फार्मूला लाए थे कि इनडायरेक्टली जो है महापौरों के चुनाव हो जाए, लेकिन बीजेपी में बड़ा धड़ा चाहता था कि डायरेक्ट चुनाव हो। इसको लेके बड़ा असमंजस रहा, बार बार फाइलें राजभवन गई। हमने भी कई बार दर्शकों को बताया कि किस प्रकार जब राजभवन ने कहा कि बिना लीगल ओपिनियन पे इस पर कुछ नहीं होगा, तो फिर उस फाइल को रात में आनंद फानंद बुलाया गया। और फिर जैसा हमने परसों भी सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया था कि फिर ये तय किया गया कि जो परिषद अध्यक्ष है उनका जो नामांकन है, जो निर्वाचन है, वो पार्षदों के बीच से होगा, वो महापौरों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होगा। उसका एक कारण ये भी बताया जा रहा है क्योंकि सरकार की ओर से निर्णय में देरी की गई और जितने सारे पार्षद उतरते या मैदान में, उतने ही आपको अध्यक्ष के लिए एक अलग से ईवीएम की व्यवस्था करना होती, और इतने शार्ट नोटिस पर इतनी सारी ईवीएम की व्यवस्था करना, उनको रेमेंडाइजेशन करना, उनकी जांच पड़ताल करना, उनकी खामियां दूर करना और उनको मतदान केंद्र तक पहुंचना, ये बड़ा एक मुश्किल भरा काम था। और इसीलिए ये निर्णय लिया गया फिर कि महापौर का चुनाव केवल प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। बिल्कुल, विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम और अपडेट ले लेते हैं। विवेक, इस वक्त क्या अपडेट मिल रहा है पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर, जो स्थिति स्पष्ट हो रही है, आपके पास क्या कुछ जानकारी? देखिए, कुछ ही देर पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 30 मई की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना प्रदेश के सभी 52 जिले के कलेक्टर जारी करेंगे और 15 जुलाई तक परिणाम सामने आ जाएंगे। एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चुनाव को कराने के लिए 4 लाख से अधिक सरकारी अमला जुटेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश है उसमें सुरक्षा प्रबंधन और शिकायत निवारण के लिए एक विशेष तरीके का पैनल बनाया गया है। स्ट्रांग रूम मतदान केंद्रों की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट के निर्देश पे की जाएगी और इसके अलावा
जो शिकायत है उसके लिए एक मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है, एक अलग से नंबर जारी किया गया है जिसमें प्रत्याशी सभी तरीके की शिकायतें कर सकेंगे। इसके अलावा रैली, सभा और जुलूस के लिए सेक्टर अधिकारी या सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। यदि कोई भी प्रत्याशी किसी भी तरीके के चुनाव का उल्लंघन करता है तो ये कार्रवाई उस पे होगी कि उसके निर्वाचन का जो उसका नामांकन पत्र है वो रद्द भी किया जा सकता है। तो चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि 4 लाख से अधिक पदों के लिए जो है वो चुनाव होने वाले हैं, जिसमें पंच, सरपंच के अलावा जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्य शामिल है और 3 चरणों में इसकी घोषणा की गई है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 जुलाई से पहले इन सभी चुनाव की प्रक्रिया को निपटा लिया जाएगा। इसके पीछे का कारण स्पष्ट है, बारिश होना है और बारिश के दौर में कई ऐसे प्रदेश के सुदूर इलाके हैं जहाँ पे पोलिंग जो एजेंट है, पोलिंग कर्मी है और मतदान कर्मी है, उनका पहुंचना मुश्किल होगा और इसके साथ साथ जो वोटर्स है उन्हें भी दिक्कत होगी। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है कि 15 जुलाई तक चुनाव परिणाम जो है वो डिक्लेयर हो जाएंगे और 30 मई को जो जिला स्तर के कलेक्टर हैं सभी कलेक्टर को ये निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव की आचार संहिता लागू की जाए और उसी दिन से नामांकन पत्र भी बंटना शुरू हो जाएंगे और इसके बाद जो नामांकन पत्र है उसका वेरिफिकेशन होगा और 10 जून को जो है वो मतपत्र वापस लेने की जो है वो तारीख है। इसके अलावा जो चुनाव का सिलसिला है वो 3 चरणों पे किया गया है, जिसमें एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले फेज में करीब 20 से अधिक जिले हैं जिनका चुनाव हो जाएगा। इसके अलावा 2 और जो है वो सेक्टर बनाए गए हैं जिसमें कई ऐसे जिले शामिल हैं जो जहाँ पे मतदाता केंद्रों की संख्या कम है। करीब जो मतदाता केंद्र है उसमें एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि 3 चरणों में मतदान के लिए ये जो पूरा कार्यक्रम है वो जारी किया गया है और इसमें जनपद पंचायत से लेकर जो ग्राम पंचायतों की संख्या है वो सबसे अधिक है। करीब 71,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 3 करोड़ 90 लाख से अधिक मतदाता इस पंचायत चुनाव में हिस्सा भी लेंगे। बिल्कुल मनोज जी, आप कुछ जानकारी लेना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए विवेक, उसमें एक चीज़ और है कि 5 जिलों में जो 3 चरणों के चुनाव हैं वो हम दर्शकों को बता दें कि 5 जिलों में पहले चरण में ही सारे मतदान निपट जाएगा, यानी एक ही चरण में मतदान होगा। इसके साथ ही 8 जिले ऐसे हैं जिनमें 2 चरणों में मतदान होगा और बाकी के 39 जिले ऐसे हैं जिनमें 3 चरणों में मतदान होगा। तो विवेक, इस बार जो तैयारी हमने देख रहे हैं कि लगातार जो बात आ रही थी ओबीसी आरक्षण की और तमाम सारी चीज़ें, तो क्या इसका कुछ मतदान में असर देखने को मिलेगा? क्योंकि कहा जा रहा था कि ओबीसी को ज़्यादा सीटें मिलेगी, लेकिन अब जो फार्मूला निकल कर आया उसमें सीटें घटने की आशंका है, तो राजनीतिक दलों के लिए तो चिंता का सबब होगा ही ये सब। देखिए, पहले ही कांग्रेस ने साफ किया था कि 27% इस पंचायत चुनाव में ओबीसी प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा और बीजेपी ने 3% अधिक देने का फैसला किया है। लेकिन अब सीटें कम हो रही हैं जो अभी स्क्रूटनी हुई है और जो वार्डों का आरक्षण हुआ है उससे स्पष्ट हुआ है कि ओबीसी वर्ग को इस बार नुकसान ज्यादा होने की आशंका है। और हालांकि ये बात सरकार की ओर से आरक्षण की प्रक्रिया कराई गई। आज जब आयुक्त से इस बारे में चर्चा की गई तो उन्होंने साफ कहा कि यह है लुक आफ्टर राज्य सरकार का है, लुक आफ्टर, और राज्य सरकार ने ही इस आरक्षण की प्रक्रिया को अपनाया है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट थे कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। यही स्थिति भोपाल में भी अभी हाल ही में नगरीय निकाय के जो चुनाव होने वाले हैं, हालांकि तारीखों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग ने नहीं किया है, स्पष्ट कहा है कि अभी निकाय चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं और इस बारे में अभी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई तैयारी भी नहीं की है। और एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि भोपाल में भी यही स्थिति देखने के लिए मिली कि साल 2015 के जब चुनाव हुए थे उस वक्त ओबीसी के पास ज्यादा सीटें थे, लेकिन इस बार सीटें घटी है। करीब 5 वार्ड जो है वो ओबीसी के दायरे में नहीं आए हैं, यानी कि 5 सीटों का ओबीसी वोटर्स को नुकसान हुआ। सरकार की ये बात रही है, सरकार ये जरूर दावा करती रही है कि ओबीसी वोटर्स को फायदा होगा, लेकिन जैसे ही ये पूरी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हुई जिसमें ये पता चला कि 52 से अधिक जो जनपद सदस्य की क्षेत्र है उनमें ओबीसी वोटर्स को नुकसान है और ये एनालाइज किया जा रहा है कि भले ही कांग्रेस बीजेपी जरूर दावा करती है, लेकिन जो भी आरक्षण की प्रक्रिया हुई उसमें ओबीसी वोटर्स को और ओबीसी प्रत्याशियों को सबसे ज्यादा नुकसान देखने के लिए मिला है। फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। फिरोज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। फिरोज जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी मिल रही है।
फिरोज जी, क्या कहेंगे? अधिसूचना जारी हो गई पंचायत चुनाव को लेकर और अभी विवेक भी जानकारी दे रहे थे, आपने सुना ही उनकी बातों को। हाँ, हम जो वो जानकारी दे रहे थे, मैं उनकी बात तो हालांकि तकनीकी खराबी की वजह से नहीं सुन पाया, लेकिन हुआ है ये अच्छा हुआ है। एक जो बहुत दिनों से अधिकार छिना हुआ था वो मिल रहा है, लेकिन जिस 27% आरक्षण के साथ पिछड़े वर्ग को ये मिलना चाहिए था, वो पिछड़े वर्ग को ये नहीं मिलके बहुत कम जो है उसको मिल रहा है। कई सारी सीटें हैं जो पिछड़े वर्ग के नाम से घट गई हैं और इस वजह से फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी है उसने पहले वित्तीय अधिकारों को कम किया। जो महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना था, जो जिसको फलीभूत किया स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं है। आज भी मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है कि अगर आप सर्वसम्मति से हो जाएगा ये और बिना चुनाव के होगा तो हम 5 लाख देंगे। यानी लोकतंत्र में आपका विश्वास नहीं है। जो बाहुबली लोग हैं, जो दमदार लोग हैं, वो जो है दमदारी से चुनाव करा लें। होना ये चाहिए कि चुनाव के तरीके से हो और सब जगह चुनाव होना चाहिए। लोग मताधिकार का प्रयोग करें, 2 लोग ज्यादा से ज्यादा लोग लड़ें और उसमें लोगों को चुनने के विकल्प अलग अलग मिलना चाहिए। फिर भी अगर ये चुनाव घोषित हुए तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चुनाव जो है समय पर अपने संपन्न होंगे और सभी जो इसमें एस्पिरेंट्स हैं उनको हम शुभकामनाएं देते हैं। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपकी बातों पर क्या पूछना फिरोज जी, चाहेंगे? बीजेपी ने भी कहा और कांग्रेस ने भी कहा कि ओबीसी आरक्षण भले 14% सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन हम अपनी ओर से 27 से 30% तक देंगे। लेकिन जब पंचायत चुनाव बिना सिंबल के होना है, तब आप ये कैसे तय करेंगे कि इसमें आप ओबीसी को 30% आरक्षण दें? फिरोज जी की आवाज नहीं मिल रही है। हेलो जी जी फिरोज जी, सवाल सुन पाए आप मनोज जी का? उन्होंने पूछा आपसे कि कैसे तय होगा कि 30% आरक्षण दे पा रहे हैं आप ओबीसी देखिए क्या है कि जमीनी स्तर पर जो हम लोगों के कार्यकर्ताओं के बीच में से जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनको हम ज्यादातर जो है जिस सीट पे जो कमलनाथ जी ने आरक्षण किया था 27%, उस सीट पे हम अपने ओबीसी कैंडिडेट ही उतारेंगे। हालांकि वो हमारे सिंबल पे नहीं होंगे, लेकिन वो लड़ते हम लोगों के बीच में से जो लोकतांत्रिक कार्यकर्ता हैं, जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हैं, ज्यादातर 80% लोग वही लोग लड़ते हैं, तो हम उनका समर्थन करेंगे। और जहां तक नगरीय निकाय का सवाल है तो नगरीय निकाय में हम हूबहू वही उसी तरीके से सूची लाएंगे कि 27% ओबीसी को आरक्षण मिले, जो कि सिंबल पे होता है नगरीय निकाय। गोविंद मालू जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद मालू जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत गोविंद मालू जी, आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं सर? नमस्कार। गोविंद मालू जी, पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो गई और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। फिरोज जी का भी अपनी तरफ से बताना है कि किस तरह से कांग्रेस 30% आरक्षण के साथ जाएगी, जो उनके बीच के कार्यकर्ता होंगे, लेकिन आप लोगों ने भी यही कहा है। निश्चित रूप से हम बद्ध और संकल्पित हैं पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने में। कमलनाथ जी की सरकार ने तो केवल जुगाली की, केवल राजनीति की, केवल धोखा दिया। हमने वास्तव में 27% का आरक्षण न केवल केंद्र सरकार ने अपने नीट और कई मेडिकल पान पराग दे दो और इसके अलावा तानसेन दे दो। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी जहां पर केवल विवादित था, जो कमलनाथ सरकार ने जिसको विवादित करा दिया, एक तरफ घोषणा की, दूसरी तरफ से उसको कोर्ट में ले गए। उसके अलावा हमने 27% आरक्षण दिया है और हम इन नगरीय निकाय चुनाव में भी जो हमने कहा है 27% से भी ज्यादा हम लोगों को, जहां पर अभी तो घोषणा हो गई, अभी आरक्षण भी हो गया, जहां कम होगा हम उसको देंगे। और कांग्रेस हमेशा नकारात्मक और असंतुष्ट राजनीति। मनोज जी ये कैसे तय होगा? मैं आ रही हूँ गोविंद मालू जी। मनोज जी कैसे डिसाइड होगा, कैसे पता चलेगा कि ये बिल्कुल जेन्युइन है, आपने जिन्हें उतारा है वो आपके कैंडिडेट हैं और उसके में क्योंकि सिंबल्स नहीं होंगे तो कैसे आप बताएंगे कि आपने 27% आरक्षण दिया है टिकट में? देखिए, जो फिरोज जी कह रहे थे कि लेकिन अब उसमें संकट ये है कि ये जरूरी नहीं है कि क्योंकि आपका वो बंधन नहीं रहता उसमें कि बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह से चुनाव लड़ने लग जाते हैं। एक बार दिग्विजय सिंह जी के समय का किस्सा मालू जी को पता होगा कि इतनी ज़्यादा जब उठापटक मची तो कांग्रेस ने फ्री फॉर ऑल कर दिया था कि जो जिसको जिस सिंबल पे लड़ना है, जिन को लड़ना है, जिस वार्ड से लड़ना है, वो नगर निगम में भी हमने देखा था कि वो सारे लोग चुनाव लड़े थे और जो जीते थे फिर ये कहा गया था कि ये कांग्रेस के समर्थक है।
अभी के जिस फार्मूले की बात जो फिरोज जी कह रहे हैं वो कागज़ में अच्छा लग रहा है कि उनके बीच का कार्यकर्ता उसको पार्टी ने कह दिया आप लड़ लीजिए, लेकिन वो जिस जिस इलाके से वो आता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इकलौता ऐसा सक्षम कार्यकर्ता होगा। उसकी तरह कांग्रेस में या बीजेपी में और भी ज़्यादा सक्षम कार्यकर्ता होंगे। हो सकता है ओबीसी से हो सकते हैं, वो बाकी जातियों से हो सकते हैं। तो उनको बिठा पाना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक बड़े स्तर पर लगभग 4 लाख पदों के लिए चुनाव होना है। हम कई बार देखते हैं कि विधानसभा में जब 230 विधानसभा मध्य प्रदेश में बागी हो जाते हैं, उनको बिठाना मुश्किल हो जाता है। हमने देखा था कि बीजेपी की सरकार इसी के चक्कर में चली गई थी पिछली बार, क्योंकि आधा दर्जन से ज़्यादा बागी ऐसे थे जिनके कारण बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार चुनाव हारे बहुत कम अंतरों से, चाहे वो 100 वोटों का अंतर हो चाहे 1000 वोटों का अंतर हो, और सरकार चली गई थी। तो ऐसे में इस फार्मूले की तलाश करना टेढ़ी खीर होगी। लेकिन मालू जी, आपसे सवाल ये है कि पिछली बार जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्षों के अध्यक्ष और सदस्य आपके ज़्यादा जीते थे और महापौर सारे 16 आपके थे, तो बड़ी चुनौती आपके सामने होगी अब इस प्रदर्शन को बरकरार रखना। निश्चित ही पुराने जो परिणाम है उसको रिटेन करना और अपनी स्थिति को वहां पर रखना, ये हर पार्टी की चुनौती होती है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है, 16 नगर निगम में जीती, हम फिर 16 नगर निगम जीतेंगे। हमें अपने काम पर भरोसा है, हमारे विकास, सरकार की नीतियों और मुख्यमंत्री का खुद का अपना प्रदेश में जो व्याप है और उनका जो उनके प्रति जो स्नेह और अनुराग है जनता में, जो उन्होंने जिस ढंग से काम किया और जनता का दिल जीता है, मुख्यमंत्री जी का चेहरा होगा हमारे पास और मुख्यमंत्री जी के काम होंगे। चेहरा तभी अच्छा होता है जब काम करता है। हमारे मुख्यमंत्री जी उजली छवि के और पारदर्शी शासन देने में सफल रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम 16 नगर निगम जहां पर कमी रह गई थी वहां भी हम पार्षद ज्यादा जीतेंगे। जिला पंचायत, जनपद, सब दूर हमारे समर्थक जीतेंगे। तो ये जो इनडायरेक्ट चुनाव आप करा रहे हैं जिला पंचायत और जनपद में अध्यक्षों के, तो उसका फ़ायदा लेने की कोशिश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा था कि पार्षद और पंच बाकी सपा के ज़्यादा जीते थे, लेकिन जब अध्यक्ष के चुनाव की नौबत आई तो बीजेपी ने बाजी मार ली थी कि शायद ये लोग सत्ता पक्ष के पास जाना पसंद करें, शायद इसीलिए फार्मूला चुना गया। एक प्रयास केवल मीडिया लगाता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। जो जहाँ रहता है, जो जिस विचारधारा का है, जो जिस का कार्यकर्ता है। देखिए, हमने तो आज हमेशा नगर निगम चुनाव में भी जी 2 साल पहले ही आपने 22 विधायक आ गए थे, आप कहाँ विचारधारा की बात कर रहे हैं? तो पंच सरपंच तो बहुत छोटी चीज है, या अध्यक्ष? मैं मनोज जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जहाँ पर हमारी विचारधारा के लोग, जो हम समाज में नए नए लोगों को जोड़ते हैं, हमने जहाँ सिंबल होता है वहाँ भी नए समाज के समाज सेवी, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हमारे साथ जोड़ने के क्रम में हमने उन्हें टिकट दिया। इसलिए हम तो समाज जीवन में जो अच्छे लोग हैं उनको टिकट देते हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो सामान्य जनजीवन में प्रतिष्ठित नागरिक हो। तो हमारा उद्देश्य होता है और उसमें जीतते हैं वो। उसके बाद सपा और बसपा हो वहाँ, चाहे यहाँ कांग्रेस हो, वो खुद भी दावे करते रहे, क्योंकि वहाँ सिंबल तो होता नहीं हमारे जीते। लेकिन जो जहाँ जीतता है, जिसके साथ उसकी विचारधारा उसकी मेल खाती, वो वहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि वो अलग रहता है। इसलिए ये सब प्रयास है कि वहाँ सपा के जीते। सपा का कोई सिंबल तो था नहीं, सपा अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की, इसलिए फिजूल की बात है। लेकिन हमने तो भोपाल में भी देखा, जिला पंचायत अध्यक्ष को सुबह कांग्रेस ही रहता है, दोपहर में भाजपा ही हो जाता है, रात में फिर कांग्रेस ही हो जाता है, और फिर आरोप लगते हैं कि उसका किडनैप कर लिया जाता है, दबाव डाला जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता है राजधानी में ये स्थिति है तो बाकी जगह ये स्थिति बनती नजर आ सकती है? हालांकि संभावना है, आशंका है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। देखिए, कमलनाथ जी की सरकार को कई विधायक जो समर्थन उनके पार्टी के थे, जब उन्होंने वादे पूरे नहीं किए तो वो छोड़ के चले आए। उन्होंने वो निष्ठावान थे, जनता के प्रति समर्पित थे, उनके वचन पत्र के प्रति, लेकिन वो नहीं कर पाए। कमलनाथ जी छोड़ के चले आए। देखिए, जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति जनता से जुड़ा रहता है और जनता के हितों की प्रतिपूर्ति में यदि कहीं कोताही बरतते हैं तो उसके साथ नहीं रहता है। इसलिए ये कोई तोड़ना फोड़ना ये हर किसी के बस का रोग नहीं है। कांग्रेस करा करती थी, खेल आया राम गया राम, हम लोग हर किसी के बस का नहीं, मतलब केवल बीजेपी के बस का है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, बीजेपी के साथ जो लोग जुड़े हैं वो मैंने कहा ना, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने में भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिमान कायम किया है और प्रतिमान कायम किया है और काम करने में भी प्रतिमान कायम किया है। इसलिए जनता उनको चुनती है।
ठीक है, अब समय क्योंकि कम है मनोज जी, अगर आप एक 30 सेकंड के लिए अगर आप किसी और से भी या फिरोज जी से कुछ पूछना चाहें तो। नहीं, मुझे लगता है सारी बातें तो आई गई हैं। अमूमन सारी बातें आ चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिरोज जी बहुत शुक्रिया, गोविंद मालू जी बहुत शुक्रिया। अगर जो तारीखें सामने आ चुकी हैं वो उनको लेकर आगे राजनीतिक दल जाएंगे, उनके अपने अपने दावे हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले ओबीसी वोटर्स को लुभाने के लिए अपने अपने दावे किए गए थे। कहा गया था कि हम पंचायत चुनाव में टिकट वितरण में ये ध्यान रखेंगे कि 30% हम ओबीसी को टिकट दें, लेकिन ये भी राजनेताओं को और आम जनता को भी ध्यान में रखना चाहिए कि बगैर सिंबल्स के कि किसी तरह का चुनाव चिन्ह नहीं होता है, ना ही कोई भी पंचायत में बीजेपी या कांग्रेस का चुनाव चिन्ह लेकर जा सकता है, ना किसी और पार्टी का। तो ऐसे में ये कैसे सुनिश्चित करेंगे राजनीतिक दल कि साहब आपने किसको कितना आरक्षण दिया। और इसमें ये भी चुनौती जो मनोज सर भी बता रहे थे कि इतने सारे लोग इस चुनावी मैदान में उतरते हैं, कईयों को आपको बिठाना चुनौती हो जाएगा कि आप मत लड़िए, जो कैंडिडेट बीजेपी समर्थन दे रही है जिन्हें उसे लड़ने दीजिए। तो कई सारी चुनौतियां राजनीतिक दलों के सामने होंगी। अब देखना ये होगा कि पंचायत चुनाव के बाद इन चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं दल।